तो जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास आज की क्लास का टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म और समझते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ बन जाते हैं। इन सब बातों को आज समझेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि बच्चे आइसोमेरिज्म होता क्या है तो आइसो मीन्स होता है सेम। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। और मेरिज्म वर्ड जो लिया गया है वो एक शब्द से लिया गया, इसका मतलब होता है मर और इसका मतलब होता है यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? सेम यूनिट। होता क्या है कि आइसोमेरिज्म के अंदर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का सेम रहेगा लेकिन आप उसकी स्ट्रक्चर बहुत सारी बना सकते हो। अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर बनने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले छोटी सी बात डेफिनेशन की अगर हम कर लें तो डेफिनेशन क्या कहती है? द फेनोमेना ऑफ the phenomenon of existence of two or more compound compounds with different structure and properties but same molecular formula is called isomerism. It's called isomerism. It's called isomerism. तो क्या कह रहा है भैया? हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो क्या होंगी? अलग होंगी। उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? अलग होगी, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो इस पूरी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एंड जो दोनों स्ट्रक्चर होंगी उन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, समझना इसको। मेरे पास एक कंपाउंड है C4H10। क्या है मेरे पास? C4H10। अगर मैं इसी C4H10 की एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि सर CH3 CH2 CH2 और CH3 ये बना दिया मैंने स्ट्रेट चेन में। और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। सही बात। अच्छा एक और बात, जब कभी स्ट्रेट चेन हो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो, तो उसके आगे हम एक वर्ड लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। तो अगर कोई बोलते हैं एन ब्यूटेन, इसका मतलब स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने फॉर्मूला क्या लिया था, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया था C4H10। तो आप मुझे बस इतनी बात बताओ कि जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, क्या इसमें 4 कार्बन है? गिन लो। पहले एक बार यहां लिख दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C4H10। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखना 1 2 3 4 कार्बन है। अगर आप हाइड्रोजन को गिन लो तो 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन। मतलब ठीक है स्ट्रक्चर यहां पर, लेकिन इसी को मैं और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं? मैंने लिखा CH3 CH3 और CH3। आप इसमें भी काउंट करोगे 10 ही मिलेंगे। अरे किनारे किनारे पे 3 हाइड्रोजन 9 हो गए, एक हाइड्रोजन बीच में 10 और 4 कार्बन तो आपको दिख ही रहे। अगर इसका नाम लिखूंगा तो कैसे नाम लिखूंगा? 1 2 3। तो मतलब 2 पे है मिथाइल
तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। आप बताओ, इसका भी फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका आयुपेक नेम अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग दिख रही है, इसकी स्ट्रक्चर अलग दिख रही है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बाद भी स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। अब स्ट्रक्चर अलग हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं बच्चे, अलग अलग हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी इनकी प्रॉपर्टीज, अलग अलग हो जाएंगी। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इसी वजह से इन दोनों को हम एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, जैसे इन दोनों को आपस में हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इन दोनों को आपस में, आइसोमर। इन दोनों को आपस में हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ठीक, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और ये जो फेनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो पहले इतनी बात क्लियर हुई कि भैया फॉर्मूला तो सेम आएगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आ सकती हैं, और जब स्ट्रक्चर अलग आएंगी तो वो कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स एक दूसरे से कहलाएंगे। और ये जो पूरी फेनोमिना होगी, इस फेनोमिना को आप क्या बोल दोगे, आइसोमेरिज्म बोल दोगे। क्लियर है अगर यहां तक, तो चलो आगे नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं फटाफट। तो आइसोमेरिज्म में अगर हम आगे चले तो भैया कौन कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं, इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल। क्या बनाएंगे, एक टेबल। तो चलते हैं भाई साहब, बनाते हैं टेबल। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, पहली बात तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक होते हैं बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरे होते हैं हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी एक होंगे स्ट्रक्चरल और एक क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये आइसोमेरिज्म हमारे पास दो है, एक स्ट्रक्चरल है और एक क्या है, स्टीरियो है। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं बच्चे, तो इसको हम फर्दर कई सारे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यानी इसके फर्दर भी टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्दर टाइप में इसके पास पहले होता है चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड हमारे पास होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एंड इसके बाद हमारे पास फोर्थ होता है मेटामेरिज्म। कौन सा मेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक, तो ये हमारे पास अलग अलग वैरायटी हो गई किसकी, आइसोमेरिज्म के। कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास टोटल आइसोमेरिज्म है जो हमें अलग अलग पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, किससे, चेन आइसोमेरिज्म से। ठीक है ना। तो हेडिंग तो हमारी रहेगी क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक,
तो अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या भाई साहब, चेन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म। अब आप बताओ नाम से आपको क्या लग रहा है, चेन। आप प्रिंसिपल चेन चूज करते थे ना। तो प्रिंसिपल चेन में कुछ कार्बन होते थे, किसी में 4 कार्बन, किसी में 6 कार्बन, किसी में 8 कार्बन मेन चेन में। तो यहां फर्क क्या होगा कि जब आप मेन चेन चूज करोगे तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन का फर्क होगा। मेन चेन में किसका फर्क होगा, नंबर ऑफ कार्बन का फर्क होगा। तो अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करूं तो यहां पे क्या होगा सर, पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये तो सर सबके लिए होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या अलग होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या फिर ब्रांच में क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी नंबर ऑफ कार्बन्स में डिफरेंस होंगे लेकिन क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन है ठीक, नंबर ऑफ कार्बन में क्या होगा, फर्क होगा। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म इन विच number of carbon in chain are different. In chain are different, but have same molecular formula. But have same molecular, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले C4H10 लिया था। तो जब मैंने C4 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जब मैंने C4H10 लिया था तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही था। लेकिन एक ऐसा केस था जहां पर हमने बनाया था क्या, स्टेट चेन, जैसे CH3 CH2 CH2 और CH3। और एक दूसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई थी क्या, CH3 CH3 और यहां भी क्या था, CH3। अब अगर आप यहां देखोगे तो इस केस में आपको मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, सॉरी, इसके अंदर आपको मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 4, है ना भाई, 4 कार्बन है। कहां पर, मेन चेन में, सही बात। यहां देखो आपकी मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन कितने हैं, 3 हैं, वहां कितने हैं, 4 हैं। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन का फर्क है, तो ये दोनों क्या होंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे एक दूसरे के लिए। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा इनका, चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें, नाम तो हमने पहले भी लिखा था, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है, और इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, ठीक। चलो आगे नोट करो इसको। अगला हमारे पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसो
अगर मैं बात करूं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो ध्यान से इसको समझना। यहां पर क्या होगा सर, एक तो चीज सेम होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होता है सर। क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक। दूसरी बात सर, डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन। किसकी पोजीशन? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो ब्रांच होगी उसकी। सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच की, या फिर फंक्शनल ग्रुप की, या फिर किसकी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? ये होगी डिफरेंट। ये क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक। तो अगर आप डिफाइन करना हो आपको तो कैसे करोगे? आइसोमेरिज्म in which position of substituent or functional group or multiple bond or multiple bond are different but same molecular form, but same molecular formula and chain length and chain length। ये भी मेंशन कर रहा हूं मैं, यहाँ ऊपर भी लिख दे रहा हूं। जो यहाँ प्रिंसिपल चेन होगी ना, वो भी क्या होगी? सेम होगी। जैसे अगर मेन चेन में 4 कार्बन थे तो मेन चेन में 4 कार्बन ही होंगे, सिर्फ किसका फर्क होगा? पोजीशन का। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं, देखना एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चे, एक ये है, आप बताओ इसका आयुपिक नेम क्या होगा? ब्यूट टू इन, सही बात है। और इसका नाम क्या होगा? सिर्फ ब्यूटीन। अरे एक नंबर पे ही तो डबल बॉन्ड है, सही बात। तो आप मुझे बताओ, दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालोगे कितना आएगा? C4। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का निकालूं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। कितना है? C4H8। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सर C4H8 ही है, लेकिन दोनों में डबल बॉन्ड यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 नंबर पे। नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन कितने हैं? 4 ही तो है सर। यहाँ भी ब्यूटेन है, यहाँ भी ब्यूट है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन या मेन चेन सेम है, लेकिन फर्क किसका है? पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है ना? तो अगर आगे चलते हैं भाई, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जितने पॉसिबल आइसोमर हैं वो सब बनाने हैं। किसके? एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसके, और क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ऑल
आइसोमर्स ऑफ C5H12, किसके ड्रॉ करने हैं? C5H12 के जितने भी आइसोमर बन सकते हैं वो सब आपको बनाने हैं। बनाएंगे? सुनना मेरी बात ध्यान से, तो आजा भाई इधर। C5H12 के सारे पॉसिबल आइसोमर बनाने। जब भी आइसोमर बनाने के लिए आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन और उसके अंदर पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। पहले सुनना कैसे? अगर मैं कार्बन की चेन 5 कार्बन का लेता हूं, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। देखना ध्यान से, अगर ये बात समझ जाओगे तो फिर चाहे कोई भी आएगा आप आराम से बना लोगे। 5 कार्बन की चेन लेता हूं तो हाइड्रोजन में मेंशन नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन तो सब लगा ही लोगे, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन के लिए बुरा मत मानना। 5 कार्बन की अगर चेन लूंगा तो सर एक कार्बन, चलो हाइड्रोजन लगा ही दे रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH2। सर पहला केस तो पांचों कार्बन एक सीधी चेन में हो जाए। पहला केस है ये, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन मैंने चेन में ले लिया, और जब 5 कार्बन चेन में ले लिया तो अगली पॉसिबिलिटी जब बनेगी तो सर मेन चेन में मैं 4 ही कार्बन रखूंगा। कितने कार्बन रखूंगा मेन चेन में? 4। तो सेकंड जब मैं बनाने गया तो मैंने CH3 C, यहां C और यहां CH3। आप सोच रहे होगे सर ये बीच में हाइड्रोजन कहां गायब करती है, बताऊंगा अभी। मतलब मेन चेन में मैंने कितने लिए? 4 ही कार्बन लिए। मेरे पास कितने कार्बन बच गए? एक बच गया। अब एक कार्बन मुझे कहीं ना कहीं ब्रांच में जोड़ना है। कभी भी ब्रांच लास्ट वाले कार्बन पे नहीं लगेगी। अगर आप लगाओगे लास्ट वाले कार्बन पे तो सीधी स्ट्रेट चेन तो बन जाएगी ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सर ये नीचे लगा के टेढ़ा कर दिया तो ब्रांच हो गए, अरे ऐसा नहीं होता, मेन चेन में आ जाएगा वो। तो पहली बात कि कभी भी जब कोई कार्बन ब्रांच में ऐड करना हो तो कहां नहीं ऐड करना है? लास्ट में ऐड नहीं करना है। और कहां नहीं ऐड करना है? स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना। भैया यहां कर दिया तब भी नहीं होगा। अगर मान लिया मैंने यहां एक कार्बन जोड़ भी दिया होता तो मैं क्या करता? मेन चेन ये ले लेता ना, तो 5 कार्बन के ऊपर वाली फिर से बन जाती। समझे ना? अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है सर? 2 है, एक ये वाली और एक ये वाली। और क्या दोनों सेम है? कैसे? अगर मैंने ब्रांच यहां जोड़ा होता तो मैं नंबरिंग इधर से करता, अगर ब्रांच मैंने यहां जोड़ा होता तो नंबरिंग में इधर से करता। तो अल्टीमेटली ब्रांच को इधर से 1-2 नंबर मिलता, अगर मैं इधर जोड़ता तब भी ब्रांच को 1-2 नंबर मिलता। इसका मतलब दोनों चीजें क्या है? सेम है, चाहे आप इस कार्बन पे जोड़ो चाहे आप इस कार्बन पे जोड़ो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए क्योंकि आपको ये सोचना है कि अलग बनाना है ना, सेम थोड़ी बनाना है। तो क्या किया मैंने कि इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन मुझे जोड़ देना है। तो भैया मैंने इसको दिया CH2, इसको एक हाइड्रोजन दे करके CH3 यहां जोड़ दिया, नई स्ट्रक्चर बन गई। अगर आपने सोचा कि सर एक काम करते हैं, ये वाली तो आपने बना ही दिया, अगली वाली में हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या है? अगर किसी के दिमाग में आए तो ये कि सर अगली वाली में वो क्या है कि यहां पे यहां से CH3 हटा के इसको CH2 करके यहां CH3 जोड़ेंगे। तो आपको ये कतई नहीं करना है। कैसे? जब भी आपके दिमाग में डाउट है चेक करना, नंबरिंग करके 1-2 नंबर पे ब्रांच, इधर से नंबरिंग होगी ना, 1-2 नंबर पे ब्रांच। तो सर ब्रांच तो 2 ही नंबर पे आ रही है ना, नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अरे सर IUPAC नेम सेम हो गया तो स्ट्रक्चर भी तो सेम ही होगी। तो मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग नहीं है, हमें तो आइसोमर में स्ट्रक्चर अलग बनानी होती है ना। तो भैया ये वाला पॉसिबल नहीं। तो अब 4 कार्बन का खत्म हो गया, तो सर अगली कहानी कहां आएगी सर? 3 कार्बन में आएगी। तो 3 कार्बन में एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन बना लिया। अब हमारे पास 2 कार्बन बचे हुए हैं। कितने कार्बन बचे हुए हैं? 2। तो आप सोचोगे, देखो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल है बता रहा हूं। किनारे पे तो ऐड कर ही नहीं सकते, बीच वाले में करेंगे। एक है कि सर आपने एक कार्बन इसको दिया, एक कार्बन इसको, मतलब इसी को 2 कार्बन दे दिए। अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये भी CH3। सही बात है। लेकिन सर आप ये भी तो सोच सकते हो, सर इसी कार्बन को 2 कार्बन दे दिए इकट्ठे, ऐसे ऐसे सोच रहे हो ना। लेकिन आप गलत सोच रहे हो। कैसे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की मेन चेन होती है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? यही मेन चेन हो जाएगी। इस मेन चेन में कितने कार्बन आ गए? 4। 1-2 दूसरे नंबर पे क्या आ गया? ब्रांच का पिछला वाला बन गया। तो ये सब देखना है।
कि मुझे पहले जैसा सेम तो नहीं बनाना है ना, अलग बनाना। क्या करना है? अलग बनाना है। तो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो ये 3 थी। ठीक, तो पहले वाले का आईयूपीएक नेम क्या होगा भाई? अगर पहले वाले का लिखूंगा तो एन पेंटेन, स्टेट चेन, सही बात है ना। इसका नाम लिखूंगा तो क्या आएगा सर? 2 पे है मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा कि नहीं आएगा? यहां बताओ क्या आएगा सर? मेन चेन तो 3 ही कार्बन की होगी, 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं ना, तो क्या बोल सकता हूं सर? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन। तो ये आइसोमर पॉसिबल थे, हमने बना दिया। बात समझ आई क्या? चलो अगले पे। चलो एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C6H14। किसका ड्रॉ करना है? C6H14 के सारे पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा कोशिश करो, फिर मैं बनाता हूं। तो करो तो जल्दी से। तो भाई आप लोगों ने बना ही लिए होंगे। अब सोचोगे तो बनेगा। पहले तो सर 6 कार्बन एक चेन में आ जाए। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, बस कार्बन कार्बन। 1 2 3 4 5 6। दूसरा केस सर 5 कार्बन एक चेन में आ जाए। 3 4 5। सर जब 5 कार्बन एक चेन में आएंगे तो मेरे पास क्या क्या बचेगा? सर लास्ट में तो नहीं कर सकता। सर अगर यहां किया और यहां किया तो सेम होगा। अरे सेम होगा ना, तो दोनों में से कहीं एक ही जगह पे करूंगा। लेट से मैंने पहले यहां पर कार्बन जोड़ दिया, एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब सर इसी 5 कार्बन के अंदर मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी कौन सी है कि सर बीच वाले में जोड़ दूं। कहां जोड़ दूं सर? बीच वाले में जोड़ दूं तो मेरे पास ये तीसरा बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई साहब? आप नाम सोच के देखो। इसका होगा 2 मिथाइल पेंटेन, इसका होगा 3 मिथाइल पेंटेन। नाम अलग, स्ट्रक्चर अलग। किनारे पे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहां और यहां तो कर सकते थे ना, इन दोनों में से किसी एक जगह पे। और उसका बीच वाले पे तो अलग है ना, तो यहां भी ऐड कर सकते थे। तो जब 5 कार्बन से खत्म हो गया तो अब कहां चलेंगे सर? 4 कार्बन में सोचने चलेंगे। तो अब 4 कार्बन में जब सोचने चलेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा सर? कौन सा था? 3 बन गए, चौथा इधर देखना। 1 2 3 4 कार्बन, सही बात है क्या? तो जब 4 कार्बन पे सोचने चले तो सर ये और ये तो सेम है सर। तो अगर मान लिया ऐड करेंगे तो कैसे सुना ध्यान से? सर एक कार्बन यहां जोड़ दिया और एक कार्बन यहां जोड़ दिया। सर पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, होगी कि नहीं होगी? क्या होगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा ना। तो सर अगली बताओ क्या होगी? बताता हूं भाई अगली। 4 कार्बन मेरे पास यही है। कौन से? यही 4 कार्बन है सर। ये भी सी यहीं पर जोड़ा और ये भी यहीं जोड़ दिया, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। बना कि नहीं बना? सही बात है ना, बना ना। कोई समस्या क्या? नहीं। अब देखो, अगर मैं बात करूं, इधर देखना। अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा तो देख लेते हैं भाई। 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन थे। आपने सोचा सर इसी पर एक कार्बन और इसी के साथ ये दूसरा कार्बन से जोड़ देते हैं। सोचोगे ना? सोचा होगा। तब देखो मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली। कितने कार्बन के? 2 2 4 5 कार्बन की हो जाएगी। ब्रांच कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। मेन चेन में कितने कार्बन? 5। ब्रांच कितने पे? तीसरे नंबर। सर तीसरे की तरह है सेम, है ना? तीसरे की तरह सेम। तो मतलब ये वाली नहीं होगी। 4 कार्बन के बाद आओगे कहां पर सर? 3 कार्बन पे। ये भी सोच लो।
सर अगर 3 कार्बन पे आ गए तो बचेगा कितना सर? 3 कार्बन बचेगा। कहां लगाएं 3 कार्बन? सर यहां ज्यादा से ज्यादा 2 लगा सकते थे। कितने लगा सकते थे? 2 लगा सकते थे। अब आप समझोगे सर ऐसा क्या है, आप इसको ऐसे एक और दे दो। मैं कहूंगा ठीक है भाई साहब, आपकी इच्छा पूरी करते हैं हम। तो अब सुनो, जब आपकी इच्छा पूरी किया तो मेन चेन कौन बना? ये। दूसरे नंबर पे ब्रांच आया ना, मेन चेन कौन बना? कहां गया? इधर ही वाला। मेन चेन कौन बना? ये। ब्रांच दूसरे नंबर पे आया। अरे सर दोनों तो सेम है, तो मतलब 3 कार्बन में भी नहीं बनेगा। तो जब 3 कार्बन में नहीं बनेगा तो मतलब यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। समझ बात? आई पे नेम होप करता हूं आप ही लोग लिखोगे इसके। ठीक है, चलो आगे। अब मेरे पास अगला आइसोमेरिज्म आता है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एक होमवर्क लिखना, इसमें थोड़े से अच्छे से बनेंगे। होमवर्क, हाँ, मतलब घर पे इसको करना। C7H16 के आइसोमर्स बनाने। C7H16 के क्या बनाने हैं? आइसोमर बनाने। तो अब मैं क्या कह रहा था, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल। अब नाम से कुछ लग रहा है कि भैया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कुछ लेना देना होगा। तो एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। क्या हो? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ डिफरेंस किस में आएगा? फंक्शनल ग्रुप में आएगा। किस में आएगा? फंक्शनल ग्रुप में आएगा। ठीक है ना? तो आइसोमेरिज्म which differs इन फंक्शनल ग्रुप, जो किसमें डिफरेंस आता है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कैसे सर डिफर कैसे हो जाएगा? जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर एल्डिहाइड है, क्या है मेरे पास? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम कीटोन में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? एल्डिहाइड को कीटोन में और कीटोन को एल्डिहाइड में बदला जा सकता है। पहली बात, ये पहला सिनेरियो है। सर दूसरा, हम एल्कोहल को ईथर और ईथर को किसमें बदल सकते हैं? एल्कोहल में बदल सकते हैं। एल्कोहल को ईथर और ईथर को एल्कोहल में बदल सकते हैं। तीसरा, सर साइनाइड को आइसोसाइनाइड में बदल सकते हैं। आइसो साइनाइड में बदल सकते हैं। ठीक है सर। चौथा, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसे बदल सकते हैं? एस्टर में बदल सकते हैं। सर पांचवा, अमीन। अमीन में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन आते हैं, तो उसको बदला जा सकता है। ठीक, आपस में दिखाता हूं मैं एग्जांपल से ठीक कैसे होगा। एक दो एग्जांपल, बाकी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम आगे देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ध्यान से इसको देखना और समझना। मेरे पास CH3 CH2 CHO, बताओ यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO। अरे CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ना। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो यहां फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कौन सा है? एल्डिहाइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। लेकिन देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। फॉर्मूला काउंट करो तो सब में क्या नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम है। अरे चेक करो, कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन तो कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। नीचे भी काउंट करो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन।
सब तो सेम है ना सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, लेकिन किसका फर्क है, फंक्शनल ग्रुप का। एक एल्डिहाइड है तो दूसरा क्या है, कीटोन। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दूसरे, फंक्शनल आइसोमर। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एफ आई यानी फंक्शनल आइसोमर। और देखो, दिखाओ भाई, मेरे पास है CH3 CH2OH। आप जल्दी से बताओ यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है, सर OH है। OH मतलब अल्कोहल। CH3O CH3, यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है, ईथर है। बीच वाला O क्या है, ईथर। तो सर ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, सर FI फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है भाई, सही बात। चलो और एग्जांपल दूं, इधर देखो, मैं मेरे पास है एक CH3, नहीं लिखा था कि लिख लिया था, पीछे वाला लिख लिया था ना, ठीक। ये बताओ, ये है मेरे पास 1 डिग्री अमीन। कितने डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन। भैया नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 डिग्री अमीन। सर इसी को 2 डिग्री अमीन भी बनाया जा सकता है, कैसे, सर CH3 CH2 NH और इधर लगा देते CH3, तो कितने डिग्री अमीन बन गया, सर 2 डिग्री अमीन बन गया, बहुत बढ़िया। सर इसी को 3 डिग्री अमीन भी बनाया जा सकता है, सर इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये 3 डिग्री अमीन बन गया। तो सर ये सब एक दूसरे के लिए क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, सही बात है। तो CH3 CN, सर साइनाइड है। CH3 NC, सर आइसोसाइनाइड है, क्या है एक दूसरे के लिए, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है, फंक्शनल आइसोमर। और देखो CH3 CH2 COOH, अच्छा ऐसे लिख सकता हूं COOH को, पता ही आप लोगों को कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O O और इधर क्या CH3, ये कौन है, एस्टर, और ऊपर वाले में कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। काउंट करो, क्या सब कुछ सेम है, देख लो, 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सब सेम। तो ये क्या है भाई साहब, फंक्शनल आइसोमर्स। समझ आया क्या, नोट करो। तो अब अगला हमारे पास आता है दैट इज फोर्थ, जिसका नाम क्या है, मेटामेरिज्म। क्या नाम है, मेटामेरिज्म। कौन सा मेरिज्म, मेटामेरिज्म। आइसोमर which differs in alkyl group attached with polyvalent, which differ in alkyl group attached with polyvalent atom और फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई साहब, बड़े आसान शब्दों में, कई सारे फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े होंगे जिसके दोनों तरफ कुछ चीजें जुड़ती हैं, जैसे ये देखो कीटोन है, ये कीटोन है ना, इसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ जोड़ सकता हूं कि नहीं, सही बात बोल रहा हूं ना। अब देखना ध्यान से,
मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि सर मैं इधर C2H5 जोड़ दूं 2 कार्बन, और इधर भी क्या जोड़ दूं, C2H5 जोड़ दूं, तो दोनों तरफ सेम जुड़ा हुआ है। यही एक पॉसिबिलिटी है कि सर इसके दोनों तरफ जुड़ते थे, तो एक काम करो, एक तरफ C3H7 जोड़ दो और एक तरफ CH3 जोड़ दो। देखो सब कुछ अभी भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सब कुछ सेम है। 2 2 4 कार्बन थे, 3 और 1 4 कार्बन है, 5 और 3 5 और 5 10 हाइड्रोजन थे, 7 और 3 10 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O है क्या सब कुछ सेम। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इधर दोनों तरफ CH2H5 था, यहाँ एक तरफ C3H7 है, एक तरफ CH3 है, तो ये डिफरेंस है ना, इसलिए इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, मेटामर्स। क्या बोलते हैं, मेटामर्स। समझ आई बात, क्या क्या बोलते हैं इन दोनों को आपस में, मेटामर्स। तो एक बात और आपके दिमाग में जानी चाहिए कि सर ये कहां देखने को मिलेगा, जहां पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अटैच करने की जगह होगी। जैसे एक और सोचो ईथर के बारे में, सर ईथर ही होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ खाली डब्बे हैं, मतलब खाली स्पेस है जहां मैं कुछ ना कुछ अटैच कर सकता हूं। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ खाली स्पेस है, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि सर इधर मैं C2H5 जोड़ दूं, इधर भी मैं C2H5 जोड़ दूं। एक पॉसिबिलिटी है इधर मैं CH3 जोड़ दूं, इधर मैं C3H7 जोड़ दूं। लो बन गया, क्या है ये, मेटामर्स है, मेटामर्स। सही बात है। और कहां मिल सकता है ये, सर इधर देखो और कहां मिल सकता है, आपको याद हो C डबल बॉन्ड O, O ये कौन सा है, एस्टर है ना एस्टर, इसके इधर उसके उधर अलग अलग चीजें ऐड कर सकता हूं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर पॉसिबिलिटीज हो दो दो ग्रुप अलग अलग जोड़ने की, वो सब क्या कहलाएंगे, मेटामेरिज्म शो करेंगे। क्या शो करेंगे वो, मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया क्या, फिनिश। अब चलते हैं कहां पर, ऑप्टिकल मतलब उसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर बात करूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको मतलब यहां पे बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया हुआ है, क्लास 12th में उसके बारे में हम बात करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। तो अगर हम बात करें, अगली हेडिंग डालेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट का फर्क होता है। किसका फर्क, स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में जो एटम्स अरेंज हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी बच्चे, अलग अलग होगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो था, एक था ज्योमेट्रिकल और एक था ऑप्टिकल। एक क्या था, ज्योमेट्रिकल, और एक क्या था, ऑप्टिकल। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, जियोमेट्रिकल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल। देखो यहां अपने आप में ही बहुत कुछ है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बहुत कुछ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ पढ़ना है, बट हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है, तो हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का है। बाकी जब बात आएगी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तब देखा जाएगा, तब उतना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो पहली बात ध्यान रखना है यहां पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है क्या, एक केस एल्केन, एक क्या बनेगा एल्कीन, और एक क्या बनेगा अल्काइन। तो अगर हम एल्केन में बात करें तो नहीं मिलेगा, अल्काइन में बात करें नहीं मिलेगा, अल्काइन के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, अल्काइन के अंदर देखने को ये मिलेगा, सॉरी अल्काइन कह रहा हूं, एल्कीन के अंदर देखने को मिलेगा, अल्काइन में नहीं मिलेगा और एल्केन में नहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, कंडीशन क्या है इसकी। पहली बात तो कहीं पर आपको अल्काइन है यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलना चाहिए।
अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलने का मतलब क्या है? रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर इसका? जैसे अगर मेरे पास क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड हुआ, क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। तो भाई सिंगल बॉन्ड में क्या होगा कि एक एटम यहां है, एक एटम यहां है और दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूं ना फ्रीली। घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा? फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो जब फ्री रोटेशन हो, क्या हो? फ्री रोटेशन, तो वहां ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा, वहां ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा, वहां कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिलेगा, जो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो इसलिए एल्केन में नहीं मिलता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब हम बात करते हैं एल्कीन में, तो सर यहां फ्री रोटेशन नहीं होगा, ये कैसे हुआ? अब सुनना, एक पेन और है, अब यहां डबल बॉन्ड है, तो ऐसे डबल बॉन्ड है, अब मैं चाह रहा हूं रोटेट करना फ्री, तो रोटेट करूंगा, ये देखो क्या रोटेट होगा? नहीं होगा। भाई ऐसे था ना, अभी तक वैसे घुमा रहा था ऐसे ऐसे, लेकिन अब मैं जैसे रोटेट करना चाहूंगा तो क्या होगा? ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। और फ्री रोटेशन कहां नहीं मिलेगा? डबल बॉन्ड के केस में नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा? डबल बॉन्ड के केस। हाँ, यहां भी बहुत सारे सिनेरियो आते हैं कि डबल बॉन्ड लगातार है, कैसे है वैसे है, बट अभी हम आसान शब्दों में, जहां डबल बॉन्ड मिलेगा वहां फ्री रोटेशन नहीं होगा। फ्री रोटेशन ना होने का मतलब रोटेशन कैसा होगा? रिस्ट्रिक्टेड होगा। कैसा होगा? रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, अगर रोटेशन कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड, तो पहली कंडीशन तो ये कि सर रोटेशन क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड, मतलब क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। लो पेन रख लो तुम। रोटेशन क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब आगे सुनना, ये और ये जहां डबल बॉन्ड है, इनको हम बोलते हैं भैया टर्मिनल वैलेंसीज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल कार्बन बोल दो, चलो टर्मिनल कार्बन। ये भी क्या है? टर्मिनल कार्बन। भाई यहां पर किनारे वाला कार्बन है ना, ये दोनों टर्मिनल कार्बन है। अब इस कार्बन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप होंगे, इस कार्बन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप होंगे, लेट से यहां ए जुड़ा था, यहां बी जुड़ा था, यहां ए जुड़ा था, यहां बी जुड़ा। जो टर्मिनल कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसीज होती हैं, इन्हें बोलते हैं टर्मिनल वैलेंसीज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वैलेंसीज। क्या बोलते हैं इनको हम? टर्मिनल वैलेंस। इनको हम क्या बोलते हैं भैया? ये भी हैं टर्मिनल वैलेंसीज। क्या है? टर्मिनल वैलेंसीज। टर्मिनल वैलेंसीज। तो मतलब पहली कंडीशन क्या हुई भाई साहब कि देखो ध्यान से, कंडीशन क्या क्या है इसके लिए? कंडीशन है पहली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसा रोटेशन? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरा, टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। कौन है टर्मिनल वैलेंसीज? सर इस टर्मिनल कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसीज। हाँ भाई बात बोल रहा हूं, क्या ये दोनों अलग हैं? ए और बी बिल्कुल अलग है। क्या यहां भी ए और बी दोनों अलग हैं? बिल्कुल है। तो ये अलग होना चाहिए। अगर यहां ए और ए हो गया, नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर यहां बी और बी हो गया, तब भी नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन क्या है? अच्छा अगर मान लिया इधर अलग है, इधर अलग है, लेकिन सर इधर सेम हो गया, बी और बी या ए और ए, अब भी नहीं होगा। दोनों तरफ, दोनों एंड पर टर्मिनल वैलेंसीज क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अब हो सकता है ये इधर जो है वो इधर हो, इधर जो है वो इधर हो, ये हो सकता है, लेकिन आपस में ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। समझ आ रही बात ना? तो इस कंडीशन को लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आगे चलते हैं तो आप देखना ध्यान से, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका मुझे सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना है। क्या बनाना है इसका? सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना था। अब कैसे? अच्छा ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सुनो, पहली बात सर, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, आप इतना समझो सर,
कहां बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जहां डबल बॉन्ड होगा। तो पहले बताओ मुझे, सी डबल बॉन्ड सी यही था सर। इस कार्बन के साथ यानी इस वाले कार्बन के साथ कौन कौन है सर? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है ना? तो सर एक इधर क्या है? CH3 है, और एक क्या है सर? हाइड्रोजन है। उस साइड भी क्या जुड़ा हुआ है सर? एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। सही बात है। कंडीशन चेक करते हैं सर। डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा? हाँ सर होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सही बात है ना? क्या टर्मिनल वैलेंसीज अलग हैं? बिल्कुल है सर। CH3H CH3H टर्मिनल वैलेंसीज क्या है? इसका मतलब यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो जब मिलेगा, ये कंफर्म हो गया, तो कौन सा मिलेगा ये देखना है। आप सुनना ध्यान से। अगर सेम ग्रुप यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये सेम ग्रुप है ना, या फिर आपका मन किया CH3 क्या ये सेम ग्रुप है ना? है ना? तो अगर सेम ग्रुप कहां हो? सेम साइड में हो। कहां हो? सेम साइड। इधर देखो, हाइड्रोजन के सामने क्या है? मतलब बगल में क्या है? हाइड्रोजन। एक ही तरफ है दोनों। इस फॉर्म को बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? लेकिन सुनना सर, स्ट्रक्चर यही होती सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि सर यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां एक CH3 है सर, इधर दूसरा हाइड्रोजन है और इधर CH3। तो जब हाइड्रोजन को आप देख रहे थे तो सर यहां एक हाइड्रोजन और इसके अपोजिट में दूसरा हाइड्रोजन है ना? यहां कहां था? सेम साइड में। वहां कहां है? अपोजिट। आप CH3 को भी देख सकते थे सर। CH3 कहां है? सेम साइड में, सिस है। CH3 कहां है? अपोजिट साइड में। कहां है? अपोजिट साइड में। क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर अगर टर्मिनल वैलेंसीज में दोनों कार्बन पे वैलेंसीज टर्मिनल वाली सेम वैलेंसी सेम साइड में हुई तो क्या होगा? सिस। और सेम वैलेंसी अपोजिट साइड में हुई तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो आपने देखा, हमने इनका क्या बना दिया? सिस और ट्रांसफॉर्म बना दिया। ठीक, एक और देख लो, उसके बाद देखना फिर। मेरे पास लेट से मान लेते हैं CH डबल बॉन्ड सी, इधर क्या है? CH3 CH3 C2 H5, इधर है CH3। मुझे इसका सिस और ट्रांस बनाना है। इसका क्या बनाना है? सिस और ट्रांस बनाना है। तो देखना ध्यान से। पहली बात तो सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देंगे। इस कार्बन की टर्मिनल वैलेंसीज क्या है सर? एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। तो सर एक हाइड्रोजन बना दिया और एक क्या बना दिया? CH3। इस कार्बन में क्या है सर? एक CH3, एक क्या है? C2H5 है। अगर मुझे सिस बनाना है तो सर CH3 के सामने CH3 रखना पड़ेगा। तो इधर CH3 रखा और इधर रखा C2H5। अब यहां देखना ध्यान से, हम C2H5 और H को नहीं देखेंगे, जो सेम है उनको देखेंगे। सेम सेम वाले कहां हैं? सेम साइड में। भाई दोनों तरफ क्या था? यहां CH3 और यहां CH3, दोनों सेम साइड में। तो क्या हो जाएगा? सिस। अगर मैं यही इसी का ट्रांस बनाऊंगा तो सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सर एक CH3 यहां अपोजिट में रखा, यहां CH3 इधर रखा, और इधर हमने रख दिया सर C2H5, और इधर हमने रख दिया क्या? हाइड्रोजन। तो अब इस केस में कौन सा फॉर्म बन गया ये? सर ये तो ट्रांसफॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस और ट्रांस दो फॉर्म अगर मुझे बनाने हैं, तो अगर मान लिया दो दो ग्रुप सेम आ गया, जैसे इन केस ऑफ दिस, अगर हम बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख लें या CH3 देख लें, बात सही था। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां दो अलग, यहां अलग, तो जो सेम है उनको देखेंगे। CH3 ऑन द सेम साइड एंड CH3 ऑन द अपोजिट साइड। तो क्या बन जाएगा? सिस और ट्रांस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिस और ट्रांस बन जाएगा। क्या कोई समस्या है यहां तक? नहीं। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। पीछे करो। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कुछ कंपैरिजन करेंगे।
बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस में कौन सा बॉन्ड पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है। तो पहली बात तो ध्यान से समझो, अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी सी डबल बॉन्ड सी, इधर मैंने रखा CH3, इधर मैंने रखा CH3, इधर मैंने रखा हाइड्रोजन, इधर मैंने रखा हाइड्रोजन। सही बात है, किसी को कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है, सिस। इसका ट्रांसफॉर्म तो तुम्ही लोग बना दो जल्दी से, हाँ इसका ट्रांसफॉर्म बना दो। तो अगर हम बात करें इसके ट्रांसफॉर्म की, तो आपने क्या बनाया होगा सर, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सर यहां लगाया होगा हाइड्रोजन, यहां लगाया होगा हाइड्रोजन, और इधर अपोजिट में क्या लगाया, CH3, CH3। ठीक है। अब देखो, वैसे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है, हाँ शांत रहोगे, जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है तो लगभग हम उसको इग्नोर ही मार देते हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो यहां पर ये कौन सा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। कहां होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो अगर इस हिसाब से हम बनाएंगे तो क्या होगा सर, यहां से इधर डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, कहां पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, यहां से इधर डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, होगी ना। अब बताओ क्या दोनों की डायरेक्शन कहां है, सेम। और वैसे ही पता है यहां कार्बन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर हाइड्रोजन के बनाओगे तो कहां जाएगा, इधर, और ये कहां जाएगा, इधर ही जाएगा अगर बनाना चाहो, अदरवाइज हाइड्रोजन का तो हम ऑलमोस्ट इग्नोर ही मार देते हैं। अगर आप मुझे बताओ क्या सारे, अरे सुनो, क्या सारे के सारे डाइपोल लगभग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका, हाइयर डाइपोल। चलो हाइयर बोलने से पहले कंपेयर कर लेते हैं उसको भी, ताकि फिर कंपैरिजन में मजा आए थोड़ा। अब यार देखना, यहां पर CH3 का क्या होगा सर, ऐसे होगा, अरे भाई ऐसे होगा ना, यहां क्या होगा, ऐसे, सही बात है, होगा कि नहीं होगा सर, यहां क्या होगा, ऐसे, और यहां क्या होगा, ऐसे होगा। अब आप मुझे बताओ क्या यहां डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको, अरे ये इधर, ये इधर, अपोजिट कैंसिल आउट करेगा, ये इधर अपोजिट कैंसिल आउट करेगा। यानी अगर मैं बोलूं तो नेट न्यू कितना हो जाएगा, 0। इसका न्यू नेट निकालोगे, यानी डाइपोल मोमेंट नेट निकालोगे तो 0 नहीं होगा, मतलब ये कैसा होगा, पोलर, और ये कैसा होगा, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। अब अच्छा वैसे तो ये तो नॉन पोलर होगा, चलो लिख देता हूं मैं, ये कैसा होगा, नॉन पोलर, ये कैसा होगा, नॉन पोलर। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक। इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इससे एक कंक्लूजन क्या निकलता है, अच्छा ये कौन सा फॉर्म था, सिस, और ये कौन सा फॉर्म है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सिस फॉर्म इज मोर पोलर, हाँ शांत रहो, इज मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म इज मोर पोलर देन ट्रांस, ठीक। जबकि ट्रांस ऑलमोस्ट 0, अच्छा मैंने ऑलमोस्ट क्यों बोला था, इस केस में तो 0 है, इस केस में तो क्या है, 0 है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर केस में 0 हो जाए। कैसे, आप एक बार खुद सोच के देखो, जब पिछला वाला हमने बनाया था तो सर C2H5 का इधर आएगा, कलर चेंज कर लेता हूं, सर C2H5 का इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, सही बात है सर, और इसका भी क्या जाएगा इधर, और इसका भी क्या जाएगा इधर, ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे क्या है, सेम डायरेक्शन में तो हो जाएंगे, तो सिस है, तो इसके केस में तो कोई इशू नहीं था। तो अगर हम ट्रांस वाले की बात करें, किसकी बात करें, एक मिनट कहां चले गए भाई, हाँ ठीक। तो अगर हम ट्रांस वाले की बात करें तो सर इसका ये डायरेक्शन होगा, सर इसका ये डायरेक्शन होगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए,
इसका ये डायरेक्शन होगा, इसका ये डायरेक्शन होगा। ये हाइड्रोजन का है, ये C2H5 का है, दोनों सेम तो नहीं होगा ना। अगर इनमें से कोई एक कम एक ज्यादा हुआ, लेट्स से ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, तो सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो आंसर आएगा क्या? तो मतलब जीरो नहीं आएगा लेकिन आंसर बहुत छोटा आएगा। अरे भाई यहां सब ऐड कर रहे थे, यहां दो तो कैंसिल आउट हो गए और ये दो अपोजिट में आ रहे हैं, अल्टीमेटली होंगे सब्ट्रैक्ट। आंसर भले जीरो ना आए लेकिन क्या ऑलमोस्ट जीरो के पास आ जाएगा? अगर आंसर ऑलमोस्ट जीरो के पास आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूं ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। इसीलिए ट्रांसफॉर्म जीरो तो होते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हमेशा जीरो होते हैं, नहीं सर, हमेशा जीरो नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस में जीरो हो जाएंगे और बहुत सारे केसेस में इनका आंसर क्या आएगा? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आएगा। तो ये बात हो गई किसकी? बॉन्ड पोलैरिटी की। किसकी? सिस और ट्रांसफॉर्म की। आपसे कंक्लूजन क्या निकला कि सिस फॉर्म पोलर होते हैं और ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अब इसी से हम एक और बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस। भैया देखो, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? ट्रांसफॉर्म से। क्वेश्चन पूछोगे सर क्यों? पूछोगे ना, तो क्यों भाई साहब? क्या सिस पोलर है? अरे पोलर है तो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, चाहे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, कैसा भी इंटरेक्शन हो, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ना, पोलर नेचर की वजह से। जैसे याद हो आपको, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं मैं। जैसे HCl होता था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, डाइपोल मोमेंट इधर जाता था और इससे क्या होता था? यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये HCl है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, फिर ये अट्रैक्ट करते थे ना नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप खुद सोचो, पोलर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है ना, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो सिस फॉर्म में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि वो पोलर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ट्रांस ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। अगर आपसे पूछे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आंसर क्या दोगे? सिस का। तो सिस फॉर्म हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस ड्यू टू पोलर नेचर, ड्यू टू पोलर नेचर, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ सिस फॉर्म, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ सिस फॉर्म। ठीक है, पोलर नेचर ऑफ सिस फॉर्म। आप ये बोल सकते हो ड्यू टू पोलरिटी, ड्यू टू पोलरिटी देयर विल बी strong, there will be strong intermolecular force of attraction in cis form which result in higher boiling point, which results in higher boiling point। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हायर। अब ये रही बात किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा इधर कुछ करते हैं थोड़ा सा, चलो यही रहने। अब जाते हैं कहां पर? मेल्टिंग पॉइंट पे ना। किस पे आते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की कंपैरिजन करोगे किसका? सिस और ट्रांस का, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ट्रांस का। तो ट्रांस हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री
is due to symmetry it packed better in solid crystals in solid form या crystals। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप देखो ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म सिमेट्रिकल था। क्यों सिमेट्रिकल था सर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर मान लिया इधर ए है इसके अपोजिट में ये, अगर मान लिया इधर भी है सर इसके अपोजिट में क्या है, ये भी है ना? सिमेट्रिकल दिख रहा है? अरे देखो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है? अगर मैं यहां से कट कर दूं तो भी सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री यहां है। तो अगर यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है, क्या मिल रही है यहाँ पे? सिमेट्री मिल रही है, तो सिमेट्री की वजह से को पैक करना क्या होगा, बढ़िया से पैक कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आप सोचो आपके पास एक गत्ता है जिसमें आपको किताबें पैक करनी है। अगर सारी किताबों का साइज सेम हो तो बढ़िया से पैक होगा। अगर किसी का साइज छोटा है किसी का साइज बड़ा है तो बीच में खाली जगह रह जाएगी या बढ़िया से फिट नहीं बैठ रहा होगा, होगी ना दिक्कतें। तो सिमेट्री की वजह से पैकिंग क्या होती है, बढ़िया होती है। और अगर पैकिंग बढ़िया होगी तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई सॉलिड जितना टाइटली पैक्ड होगा उसको मेल्ट करना उतना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जितना लूजली पैक्ड होगा उसको मेल्ट करना क्या होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ट्रांसफॉर्म का ज्यादा होगा। तो यहां पर आपका आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक, तो अब उसके बाद हम मिलेंगे कहां पर, अगली क्लास में, और अगले टॉपिक में जिसका नाम क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे रिएक्शंस वगैरह होती हैं उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।